कांग्रेस पार्टी खुलकर उस तरह से ये नहीं बोल रही कि तेजस्वी हमारे गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का फेस होंगे। कांग्रेस को अब ये लगता है कि ये उनके लिए मौका है रिवाइवल का, तो वो ये मौका वो क्यों आरजेडी को देना चाहेंगे? क्यों बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि हमें खुद अपना कोई चेहरा प्रोजेक्ट करना है? बिहार में आपके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है, ना नीतीश कुमार जैसा, ना तेजस्वी जैसा, लालू जैसा, जिसकी पैन बिहार प्रेजेंस हो। आपका कोई नहीं है। यही चर्चा है कि बिहार में एक लोग अभी बात करने लगे हैं कि भाई हम दोनों से उग चुके हैं। तो मुसलमान है मुजफ्फर जो कहता है कि नहीं साहब, जन स्वराज को भी ध्यान देना चाहिए, हम भूल नहीं सकते। जिस तरह केजरीवाल ने अपने पहले इलेक्शन में कुछ सरप्राइज किया था, ऐसा यहाँ भी कर सकते हैं। एक और मुद्दा जिसने बिहार को, कह सकते हैं कि बिहार की सियासत को भी डोमिनेट कर रखा है, वो सर का मुद्दा। ये इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था इस पे, ये रवैया कोई साफगोई वाला रवैया नहीं था। बैंक में आधार लगाइए, मोबाइल सिम आधार, पैन कार्ड में आधार, तो ये सारे में आधार आपने लगा दिए और जो चुनाव वोट देते समय जी इसकी जरूरत नहीं है, जो इसको आप हम हटा देते हैं। ये तो अजीब बेईमानी, इसका कोई मतलब नहीं है ना। इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं ना, इसीलिए आप पे सवाल उठाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत में टीवी न्यूज चैनलों की उम्र तकरीबन 25 साल पुरानी है। यही वो वक्त था जब बहुत सारे जर्नलिस्ट टीवी पत्रकारिता का मुहावरा गढ़ने में लगे हुए थे। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज एक ऐसे ही सीनियर जर्नलिस्ट और संपादक प्रबल प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रबल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और चूंकि हम इससे पहले की बातचीत आगे बढ़ाएं, प्रबल जी और हम जब कार्यक्रम से पहले बात कर रहे थे, कितना इनका इतना तजुर्बा है, इतने विषयों की जानकारी है, तो किस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो प्रबल जी का और हमारा यही मानना था कि बिहार इलेक्शन अभी है, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं, तो उस पर एक डिटेल चर्चा होनी चाहिए प्रबल जी। और तो पहले एक शुरुआती टिप्पणी बिहार चुनावों को लेकर मैं आपसे लेना चाहूँगा। अब भी ओवरऑल अगर आपको एक टिप्पणी करनी हो, प्रशांत किशोर भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, नीतीश इतने सालों से सीएम हैं, तेजस्वी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में अच्छी भीड़ भी आ रही है, वो भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर आपकी एक शुरुआती टिप्पणी चुनाव को लेकर वो क्या है? देखिए, नीतीश कुमार की जो पर्सनल कैपिटल है, जो क्रेडिबिलिटी है, अभी उसको बहुत डंट नहीं लगा है। नहीं लगा, हाँ। रही बात तेजस्वी, पिछले चुनाव से लेके बिहार में एक युवा नेता की तरह तेजी से उभरे हैं। और मतलब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लालू यादव के जो फुटस्टेप है उसमें वो आ गए हैं। और एक है वो एक तरह के वहाँ यूथ को अटैक करते हैं। रही बात जनसुराज और इनकी, तो प्रशांत किशोर वहाँ एक, जिसे कहें कि एक नई उम्मीद है। अब वो उम्मीद में कितनी वोट में ट्रांसलेट होती है, लेकिन चर्चा का विषय जरूर है। मैं छोटा उदाहरण आपको दूंगा। मेरे घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो वो जो आया करने वाला वो बिहार का था, मुजफ्फरपुर का, और वो मुस्लिम लड़का। तो मैं ऐसे ही बैठा था, वो बेचारा कर रहा था। हमने कहा भाई पानी वानी पी लो, गर्मी बहुत है, अभी हाल 7-8 दिन पुरानी। तो मैंने कहा कहाँ के उगला? तो हमने कहा और इस बार लालू, तो नीतीश, तो थोड़ा खुला नहीं। अरे हमका क्या कहा, भैया जनसुराज को भी ना देखना पड़ेगा। अरे वाह। तो अगर जनसुराज लोगों की जुबान पे है, अब वो मैंने तीनों पे अपनी टिप्पणी कर दी। अब वो इसको डिटेल में भी आप चाहेंगे तो हाँ, बिल्कुल इस पर आएंगे डिटेल में भी। तो ये लबोलुआब ये स्थिति है। हाँ। अब ये राजनीतिक शक्ल क्या अख्तियार करेगी, किस तरह से वोट में। हाँ, तो चलिए तेजस्वी से स्टार्ट करते हैं। आपने कहा कि तेजस्वी जब से सक्रिय हुए हैं पिछले 5-7 सालों से, और एक यूथ में उनको लेकर वो भी दिखता है, लेकिन एक चुनौती जो सबसे बड़ी जानकार बताते हैं वो यही कि अभी भी जो लालू के वक्त में वो 10-12 साल कह सकते हैं कि जो जंगल राज शब्द यूज किया जाता है, उस वक्त जो भी वारदातें हुई या जो भी भ्रष्टाचार हुआ, उसको बीजेपी लोगों को बुलाने नहीं देती, और लोग जिन्होंने वो वक्त देखा है वो भूलते भी नहीं है। आपको लग रहा है कि वो जो बैगेज है उन 10-15 सालों का, या वो जो किस्से हैं, वो अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, या वो अभी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है वोट देने से पहले कि आरजेडी को वोट देना है नहीं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अतीत है वो उनको, वहाँ के लोगों को हॉन्ट करता है। उन्होंने एक अजीब किस्म का लालच, मैं उस दौर में, मैं भी बिहार बहुत गया हूँ। मैं बिहार 96 से जा रहा हूँ और नीतीश की सरकार आने के बाद तक जाता रहा हूँ। तो मैंने वो दौर देखा है, वो सड़कें, स्कूल, सब कुछ, वो हालात काफ़ी वाकई ख़राब थे। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो लोगों में एक भय है
वो तो चलिए भय है। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी के साथ है कि उन्होंने एडिशनल वोट, वो यूथ हैं, वो चाहते थे कि नया कुछ करके युवा को अपनी तरफ जोड़ सके, वो वोट बैंक नहीं जोड़ पा रहे हैं। वो उसी यादव, उसी मुस्लिम के समीकरण के इर्द गिर्द उनकी बात घूम के रह जा रही है। तो वो मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तेजस्वी के लिए। और अगर हाल फिलहाल में जिस तरह से वो कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो वोट अधिकार यात्रा के दौरान हुई हो या उन्होंने अपनी जो यात्रा निकाली उन इलाकों से जहां वोट अधिकार यात्रा नहीं गुजरी, तो शायद वो अपने वोटर को कुछ मैसेज देने में कामयाब अगर होंगे और वो नया वोट अगर ऐड कर पाएंगे, तब तो वो उनकी एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। इसके ठीक उल्टे नीतीश कुमार को अगर आप देखेंगे, हाँ, नीतीश पर भी आएंगे प्रबल जी। अगर मैं तेजस्वी पर ही रहूं, आपको क्या लग रहा है भी तेजस्वी के सामने एक तो ये चैलेंज है कि नया वोटर नहीं जोड़ पा रहे हैं, और दूसरा चैलेंज ये दिखता है कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन तो है, वो वोट अधिकार यात्रा में राहुल जी के साथ भी थे, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना और उनकी ऑब्जर्वेशन है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर उस तरह से ये नहीं बोल रही कि तेजस्वी हमारे गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का फेस होंगे, और जो थोड़ा उनको लगा कि कांग्रेस ने उनको किनारे करने की कोशिश की, उसके बाद फिर उन्होंने अब वो खुद अपनी भी एक यात्रा निकाल रहे हैं। इस पर आप देखिए, कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस ने जो वोट अधिकार यात्रा वहां से निकाली, तो कांग्रेस का वहां संगठन बहुत कमजोर स्थिति में था। कांग्रेस को लगा कि जिस तरह से रिस्पांस बिहार में आया और लोगों की भीड़ आई, चूंकि तेजस्वी शामिल थे, उनका वोट बैंक भी आया होगा, प्लस कांग्रेस का जो अपना ट्रेडिशन, तो लोग जो भी लोग उसमें शामिल हुए, तो कांग्रेस को अब ये लगता है कि ये उनके लिए मौका है रिवाइवल का। तो वो ये मौका वो क्यों आरजेडी को देना चाहेंगे? सही बात है। वो आरजेडी को हो सकता है क्योंकि कांग्रेस की सीट कम आए और बाद में एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पे वो आरजेडी को सपोर्ट कर दें, लेकिन अभी कांग्रेस ये मौका नहीं देगी। और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी जिस जमीन से उम्मीद नजर आ रही है, वो कोई क्यों छोड़ेगा? अब इसलिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर आप जेस्चर की बात करें, आप जो एक रैली हुई जिसमें राहुल गांधी थे, आपने देखा होगा कि तेजस्वी पीछे थे और राहुल गांधी ने बकायदा हाथ पकड़ के उनको स्टेज पे आगे किया और खींच के लाया। तो वो एक मैसेज देने की भी तो बात थी कि नहीं भाई, हम साथ में हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस ये मौका खोना, इसीलिए देखिए उन्होंने अपनी वहाँ कमेटी की मीटिंग बिहार में की। हाँ, और उसकी एक हिस्ट्री है कि इंडिपेंडेंस में सदाकत आश्रम 42 में हुई थी, उसके बाद अब हुई है। हाँ, तो 42 में तो वो कांग्रेस मैसेज देना चाह रही भाई हमारा, वो कोशिश कर रही है। हिचकिचाहट क्या कांग्रेस को? कन्हैया से भी जब पूछा गया कल या परसों किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा इतनी जल्दबाजी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ प्रबल जी, आप तो खुद राजनीति कवर करते हैं और आप जानते हैं कि आज जो राजनीति होती है वो चेहरों की राजनीति है। अगर सामने नीतीश जैसा 9 बार का मुख्यमंत्री एक चेहरा है, तो आपको भी कोई फेस तो रखना पड़ेगा ना, जनता को बताना तो पड़ेगा। तो उसमें हिचकिचाहट क्या है? देखिए, उसका नुकसान भी है। अगर आपने तेजस्वी को फेस दे दिया, तो जो अभी आप कह रहे थे कि अतीत तेजस्वी का सामने आ जाएगा कि लॉलेसनेस, कांग्रेस भी इनके साथ है, तो कांग्रेस अपना नुकसान क्यों कराएगी? तो क्यों आप तो कांग्रेस को आपको लग रहा है कि ये डर है कि अगर हमने फेस बना दिया तो उसका नुकसान होगा? मुझे लगता है। और दूसरी बात, कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से रिस्पांस मुझे मिला है और जिस तरह से रिस्पांस है और लोगों के जुबान पे ये बात आ गई, वोट चोर गद्दी छोड़, एक तरह का भाई उन्होंने वो संभव वो सफल रहे ये अपने मैसेज ये कम्युनिकेट करने में। तो उसे लगता है कि जब अगर ये मैसेज कम्युनिकेट करने में हम सफल रहे और एक हमें कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जमीन तैयार हो रही है, तो ठीक है, वो तो बाद में हमको अगर देना होगा, सीट लड़ गए, अगर आ गई अच्छी तो हम बाद में बना देंगे अगर उनसे कम मेरी आए। और कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री तो कह भी नहीं रही कि हम अपना देंगे। वो लेकिन मौका नहीं छोड़ेगा, क्यों? कोई राजनीतिक दल नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर ये भी है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजनीति में हर पार्टी जानती है कि सामने वाला किस चीज के प्रेशर में है। कांग्रेस को भी पता है कि आरजेडी के सभी विकल्प नहीं, क्योंकि नीतीश बीजेपी के साथ हैं, और फिर जब सीट मांगने की बारी आएगी तो वहां भी कांग्रेस बार्गेनिंग करेगी। यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सपर्ट या जो लोग आरजेडी या कांग्रेस के हमदर्दी रखते हैं वो कहते हैं पिछली बार भी अगर तेजस्वी की सरकार नहीं बनी आरजेडी की, तो उसकी वजह थी कि कांग्रेस ने वैसा परफॉर्म नहीं किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे बुरा परफॉर्म उन्होंने किया था सीट और विनिंग रेशो के हिसाब से। आपको लग रहा है ये कितना बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में होने वाला है? देखिए, बार्गेनिंग, जब आप बार्गेन करते हैं पॉलिटिक्स में या कहीं भी, तो हमेशा आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करें। आज कांग्रेस को, पिछली बार तो कांग्रेस की स्थिति भी नहीं थी, तब ज़्यादा सीट आ गई, मतलब उनको दे दी गई थी गठबंधन में। और हालांकि आप सही कह रहे हैं कि उनका जीतने का जो स्ट्राइक रेट था वो उसमें मिसमैच था। वो इस बार कांग्रेस को लगता है कि नहीं,
हम तो, हमारे लिए तो चर्चा हो रही है, हाँ। और लोग है, वोटर लोग आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो क्यों क्यों छोड़ेगी वो। दूसरी बात ये है कि अगर वो कांग्रेस कम सीट पे लड़ती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कम सीट पे लड़के अपना सौदे का जो ताकत है, हाँ, उसको क्यों कमजोर करेगी। कमजोर करेगी। लेकिन फिर चैलेंज प्रबल जी यहाँ पर ये भी कि इस बार तो इस महागठबंधन में 2 पार्टियां और ऐड हो गई हैं। सोरेन की पार्टी भी ऐड हो गई है, और जो पासवान की जो एलजेपी उनके चाचा की पार्टी थी वो भी इसमें ऐड हो गई है, तो वो भी कुछ सीटें डिमांड करेंगे, तो फिर कैसे मैनेज होगा? देखिए, वो जहाँ तक सोरेन की बात है, उनका जो प्रभाव वाले इलाके हैं बड़े लिमिटेड हैं। तो सोरेन की पार्टी का वो उन्हीं जहाँ लिमिटेड इलाकों में, सीमित इलाकों में उनको सीट की वो इतना बड़ा तादाद नहीं होगी कि नहीं होगी। हाँ 20-50-100। और रही बात चिराग पासवान के चाचा की जो हैं, तो उनकी भी स्थिति यही है, वो भी एक छोटे इलाके तक ही सीमित हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जब इस तरह के अलायंस की बात होगी तो इनके लिए चुनौती अगर है तो कांग्रेस के सामने है कि वो आरजेडी से कितना सीट ले सकती है और कितनी जीतने की स्थिति में है। जो उसे आज लगता है कि हम जीत रहे हैं, कल को क्या होगा वो मैं नहीं कह पाऊंगा। तो वो एक चुनौती है, और ये मुझे लगता है कि वो जब अलायंस को स्टिच करेंगे तो वो पासवान एक वहाँ का एक वोटर है, सिग्निफिकेंट वोटर है पासवान। और अगर रामविलास पासवान के भाई जो अलग हो गए हैं और वो एक अपने इन्फ्लुएंस वाले इलाके में कुछ डेंट कर सकेंगे तो वो ठीक है, उनको उस तरह से मिलना चाहिए। और वही बात सोरेन का तो बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं है, जो ट्राइबल थोड़े से इलाके हैं वहाँ है, लेकिन सोरेन का तो नहीं। और सोरेन इसलिए भी हैं क्योंकि आरजेडी वहाँ इनको सपोर्ट कर रही है झारखंड में, तो वो थोड़ा आरजेडी अकोमोडेट करेगी। तो वो इतना बड़ा चुनौती नहीं जितना कि आरजेडी और कांग्रेस। बिल्कुल। और जो आपने शुरू में एक जो चैलेंज बताया था कि इनका जो कोर वोट बैंक है ये उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं कर पा रहे, उसमें आप चैलेंज क्या देख रहे हैं? देखिए, वो एक सबसे बड़ी चुनौती है तेजस्वी के लिए। देखिए, तेजस्वी ने जब पिछला चुनाव लड़ा था बहुत अच्छा लड़े और काफी बढ़िया, और इस समय ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी एज ए लीडर अपने को स्टैब्लिश कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद 5 साल का वक्त बीत गया। ठीक है, जब वक्त बीता तो तेजस्वी को उस दौरान एक कुछ कोशिश करनी चाहिए थी कि भाई हमारा कोर वोटर तो है ही है, जब उस कोर वोटर के साथ हम इतनी सीट हैं तो हमारा जो 10-20-25 सीट का डिफरेंस आ रहा है सरकार बनाने, उसके लिए अगर हम नहीं वोट करेंगे, ऐड करेंगे अलग अलग ग्रुप्स को, कास्ट ग्रुप्स जो हैं या इनको, तो फिर हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि हमारा जो विरोधी है नीतीश कुमार, उन्होंने कितना बढ़िया किया। उन्होंने तो यही किया ना कि उन्होंने कहा ठीक है यादव मुसलमान एक हैं तो एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड को और महादलित को किनारे कर लिया, उसको आज वो उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो उसकी तादाद भी ज्यादा है। तो ये चुनौती, और तेजस्वी को इसको आई एम श्योर ये उनको इस पे लगातार काम करना चाहिए था। और आज अगर आप आके लगता है मुझे कि वो शायद उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और यही उनके सिलेक्शन में के लिए एक बड़ा मुझे एक चैलेंज भी। आपको नहीं लगा बिहार की ओवरऑल जो राजनीति का चरित्र, यूं कहूं कि जो जातीय वहां समीकरण है वही कुछ ऐसे हैं कि अर्थमेटिक जो बनता है वो ये कि हर बड़ी पार्टी को किसी और दूसरी बड़ी पार्टी का सपोर्ट चाहिए तभी वो सरकार बना सकती है। कम से कम पिछले 20-25 साल का इतिहास तो ही बताता है। हाँ, देखिए जैसे नीतीश कुमार है, जब नीतीश कुमार आप देखिए नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ जुड़ते हैं तो जीत जाते हैं। वो बीजेपी के साथ हैं तो उसकी वजह क्या है कि उन्होंने नीतीश कुमार ने जब 2004 में आए पहली बार सत्ता में, 2005 में, तो उन्होंने उस चीज को उन्होंने 2 फ्रंट पे काम किया। एक जो लॉ एंड ऑर्डर खराब था, उसमें रोड्स खराब थी, स्कूल खराब थे। मुझे याद है 4-4 हजार रुपए पे उन्होंने टीचर रखा, और कई लोग बाहर से आए, उनको लगा बिहार में हो रहा है, विदेश छोड़ के आके रहने लगे। मुझे याद है वो दौर कि पंजाब में लेबर नहीं मिल रहा था कि बिहार में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। तो उन्होंने ये मैसेज दिया, तो लॉ एंड ऑर्डर, सड़क, स्कूल, गाँव रोड, अच्छा लिंक स्टैब्लिश किया, तो विकास और प्लस ये तो, और प्लस नीतीश कुमार ने क्या किया, जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट थी, जो कभी लालू के साथ चले जाया करती थी या कांग्रेस या उसको अपनी तरफ कर लिया, और मोस्ट बैकवर्ड के साथ साथ महादलित,
जो महादलित है, जैसे वहाँ पासवान अराउंड 6% है, हाँ। तो ये डोमिनेंट करते हैं दलितों में भी, लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी दलित कास्ट हैं 1.5%, 2%, 2.5%, जो कि उस तरह से समर्थ नहीं है जिस तरह से पासवान है, वो बड़े अलग थलग हैं, जैसे मुसहर है ऐसे। तो ये इनको उन्होंने अपनी तरफ किया और उनके लिए तमाम प्रोग्राम्स हैं, मकान जो भी है, तो उसकी वजह से आज भी नीतीश कुमार का वो वोट बैंक अभी इंटैक्ट है। तो इसलिए नीतीश कुमार को जीतने के लिए जो एडिशनल वोट था, तो कभी आरजेडी से के साथ लड़ते हैं वो और बीजेपी के साथ लड़ते हैं, तो समान फिर वो उनके साथ। बिल्कुल। अब नीतीश पर आते हैं। आपने एक बात जो अभी कांग्रेस को लेकर कही थी कि हर पार्टी को हक है भैया हम भी ग्रो करें, है ना, हमारे भी राजनीतिक मंसूबे महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर ऐसा लगता है कि बिहार में उसके खुद के कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मंसूबे नहीं है। क्या वजह है कि बीजेपी उड़ीसा में जो एक वक्त तक नवीन पटनायक के साथ ही बाद में अपने लेवल पे सरकार बनाती है, लेकिन बिहार में बीजेपी दावेदारी पेश करती क्यों नहीं दिखती है? पिछली बार ज़्यादा सीटें भी जीती, तकरीबन बीजेपी ने जेडीयू से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30-32 सीटें ज़्यादा जीती, बावजूद इसके अभी भी बीजेपी जूनियर पार्टनर है, वो अभी भी नीतीश को सपोर्ट कर रही। क्यों बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि हमें खुद अपना कोई चेहरा प्रोजेक्ट करना? क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपने को वहाँ के राजनीतिक विकल्प के रूप में पूरी तरह से खड़ी नहीं हो पाई है। लेकिन जनता तो इस संकेत दे रही है कि आप खड़े हो जाओ। नहीं, कौन सी जनता दे रही है? पिछली बार अगर जैसा स्ट्राइक रेट की अगर तो स्ट्राइक रेट तो आप किसी के साथ थे ना, तो वो स्ट्राइक रेट मिला ना। लेकिन जिसके साथ थे फिर उसका खुद का स्ट्राइक रेट कम क्यों हो गया? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जब उसका कम हो गया, लेकिन आप आए उसके अलायंस के साथ ना, तो बीजेपी अपने को ही उस स्थिति में कि हम विकल्प बन सकें, उड़ीसा में उसने मैसेज दिया, वो विकल्प बन के हुई थी, इसलिए उसको वहां पे उसको वोट मिला। बिहार का देखिए, बिहार की डायनेमिक्स एकदम पॉलिटिकल है, लोकसभा के चुनाव दिया जाता है। हाँ, वो नहीं, लोकसभा और बिहार का डायनेमिक्स भी है। तो बिहार में आपके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है, ना नीतीश कुमार जैसा, ना तेजस्वी जैसा, लालू जैसा, जिसकी पैन बिहार प्रेजेंस हो। आपका कोई नहीं है। ये सुशील मोदी थे, गिरिराज सिंह है, ये लोग पैन बिहार के लीडर नहीं है। आपके पास कौन एक बड़ा लीडर है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो? कोशिश क्यों नहीं की पार्टी ने? तो वो इसलिए वो उसकी पार्टी के कुछ कंस्ट्रेंट रहे होंगे, तो उनको लगता था कि भाई डिपेंडेबल एलाई हमारे साथ नीतीश कुमार हैं, और ये जब तक चल रहे हैं हमारे डिपेंडेबल एलाई हैं। वो तो बीच में गड़बड़ हुआ और नीतीश कुमार झटका दे दिए, और जो आरजेडी के साथ, तो वैसे तो नीतीश कुमार, और आज से नहीं, समता पार्टी के जमाने से भाजपा के साथ ये थे, जौहर साहब थे तब से, जब समता पार्टी बनी और सब चले गए थे, और उसके बाद जनता, तो नीतीश को लगता था उनको डिपेंडेबल एलाई हैं। और दूसरी बात, नीतीश को वो आप अपने एलाई को मार के अगर राजनीति करने में नुकसान आपका होगा, तो इतने दिन बीजेपी ने टॉलरेट किया कि भाई नहीं, अब आज भी उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को डंप कर देती है बीजेपी और अपनी लीडरशिप ले आती है, एक तो आपके चुनाव जीतने के चांसेस आपके कम हो गए, लोकसभा में आपकी सीट कम हो जाएगी, मतलब जो अब सरकार पे बनाई, सरकार पे आप 12 इसकी आज जेडीयू के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 12 हमारे ख्याल से, हाँ 12 लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका एक होगा। आपको नए एलाइज तलाशने पड़ेंगे, तो ये बहुत आसान काम नहीं है। तो इसीलिए उनको लगता है कि अभी भी एक नीतीश कुमार एक डिपेंडेबल हैं, तो इन्हीं के ऊपर। और देखिए, नीतीश कुमार की हेल्थ भी एक चुनौती है उनके लिए। तो हमारे ख्याल से लगता है कि इस 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, और तब तक शायद बीजेपी एक अपना कोई नेतृत्व, कोई विकल्प वहाँ। लेकिन प्रबल जी ये बताइए, नीतीश कुमार 2-3 साल पहले तक तो खुद ये कहते थे कि मेरा आखिरी टर्म है, इसके बाद मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा या मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, लेकिन फिर अभी हम देख रहे हैं कि अब तो उसके बाद उन्होंने इस तरह की बातें कहनी बंद कर दी। तो ये मन कैसे उनका बदला? क्या जब उन्होंने बात की थी तब उनके दिमाग में 2024 का लोकसभा चुनाव था? नहीं, देखिए, मैं तो इसको इसके 2 जवाब हैं। पहला तो ये कि जिस तरह से चर्चाएं हैं कि वो उनको भूलने की बात है, आदत सी हो भूलने की एक तरह से है, दिक्कत है, तो शायद वो इसलिए भी चाह रहे होंगे, हेल्थ उनकी नहीं ठीक है, तो शायद वो उस कॉन्टेक्स्ट में दिया होगा। और दूसरा, कभी भी नेता अपना पावर छोड़ता है, ऐसे तो बीजेपी ने भी कहा था 75 के लिए तो वो तो अब वो कोई नहीं छोड़ता, वो कहने की बात अलग है। और दूसरी बात क्या है, नीतीश के साथ भी एक सबसे बड़ी चैलेंज है, उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। कल को वो नहीं रहेंगे तो कौन करेगा शो रन, कौन चलाएगा पार्टी को? आज तो वो बेचारे अपने दम पे यहां तक ले आए 20 साल से,
20-21 साल से वो ले आए, उनके पास भी कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो हो सकता है उनको लोगों ने समझाया हो कि अरे भाई, जब तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, चल सकते हैं, आप रहिए। तो इसीलिए वो लड़ रहे हैं। नहीं तो मैं जानता हूँ, मतलब उन्होंने, मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनको बुला के नीतीश ने कहा था करीब 1 साल पहले, 1.5 साल कि 1.5-2 साल बात है, और मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के। नीतीश ने कहा था उनसे, कहा देखो मैं थक चुका हूँ और मेरे पास कुछ है नहीं, तुम ही लोग ले लो, इसको चलाओ, क्योंकि अब मैं चलाने की स्थिति में नहीं हूँ। तो उनके पास है भी नहीं, आदमी भी नहीं है। एक कोशिश भी होगी उनके लड़के को किसी तरह से लाया जाए, और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इसके फेवर में है कि उनका लड़का उनकी विरासत को आगे बढ़ाए जिस तरह से तेजस्वी बढ़ा रहे हैं। और शायद क्योंकि कभी उन्होंने अपने लड़के को आगे किया भी नहीं उस तरह से जिस तरह से दूसरे दलों ने किया, तो वो एक उनके साथ दिक्कत तो है। लेकिन वो जब तक वो हैं तो वो चाहेंगे कि भाई वो रहें, और इसीलिए बीजेपी चाहती है। अब बीजेपी के पास भी अल्टरनेटिव नहीं है ना। कल को आपने अपने ही दौड़ते हुए घोड़े पे, नहीं बीजेपी तो अभी रिस्क नहीं लेगी। वो उन्होंने भले दिनों में रिस्क नहीं लिया जब उनके पास इतनी सारी सीटें थी, अभी तो उन पे काफ़ी डिपेंडेंट है। ये बताइए प्रबल जी, दूसरा, बिहार आपने कहा आप जाते रहते हैं और बतौर पत्रकार वैसे भी हर जगह आदमी नज़र रखता है। जब मुझे याद है कि 2000 का दशक था और नीतीश जब पहला उनका कार्यकाल था, तो बिहार की तुलना एक वक्त में गुजरात से की जाती थी, है ना, कि मॉडल स्टेट नहीं, बिहार भी उतना ही अच्छा कर रहा है। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे चीज़ें फिजल आउट होती गई। अभी अगर मेरे पास कुछ आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं, तो ज़्यादातर पैरामीटर्स पर बिहार अभी भी देश के सबसे निचले राज्यों में, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लें तो बिहार में 0.616 है, जो कि भारत सबसे नीचे है भारत में। उसी तरह प्रति व्यक्ति आय भी 68,000 के आसपास है, जो अभी कई राज्यों में 3 से 5 लाख है। साक्षरता 74.3% है। उसी तरह अगर CBSE रिजल्ट की बात करें तो उसमें भी बिहार का जो रैंक है 10वीं में वो 27वां है, 12वीं में 35वां है। शिक्षा का रैंक बहुत कमजोर है। कानून व्यवस्था के मामले में भी जो है यूपी बेहतर है बिहार से। रोजगार में भी काफी पीछे, और SDG जो स्कोर होता है वो भी बिहार का सिर्फ 43.2 है, जबकि भारत का औसत 66 है। तो ये जो इतने पैरामीटर हैं विकास की अलग अलग चीजों के, क्या वजह हुई कि पिछले 8-10 सालों में जो एक उम्मीद जगी थी, फिर बाद में धीरे धीरे वो उम्मीद धुंधली पड़ गई? देखिए, पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार की क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिहार का क्या रहा है। एक मुझे याद है 2-3 साल पहले तक वो माना जा रहा था कि देश में सबसे अच्छा तेजी से कर रहा है। तो एक मुझे लगता है, और अगर आप SDI की बात कर रहे हैं तो नवजात शिशुओं की मौत का अगर आंकड़ा आप गुजरात से देख लीजिए, सबसे अधिक है। लेकिन उसके बाद क्यों डेवलप्ड स्टेट है, खैर वो सब तो एक अलग बातें हैं। लेकिन ये सही है कि नीतीश जब सत्ता में आए 2004 में, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, एक वहाँ माहौल बनाया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक हमको लगता है फटीग फैक्टर भी होगा, या एक उनके जो 2 एक्सपीरियंस हुए, एक RJD के साथ उन्होंने सरकार बनाई और एक तरह की लॉलेसनेस हो गई, फिर वापस उनको आना पड़ा बीजेपी में, एक अलग। तो वो मुझे लगता है कि उस वजह से शायद, और एक वो नहीं उतना कर पाए जितनी उम्मीद रही होगी लोगों को तमाम। लेकिन ये सही है कि एक उन्होंने, नीतीश कुमार ने बिहार को एक गति तो दी, गति दी। अब हो सकता है हम उनसे 100% उम्मीद कर रहे हो तो 50% कर पाए हों। और एक ये भी आपकी बात सही है कि पिछले 3-4 सालों में एक उनके नीतीश कुमार कि उसमें एक भटकाव भी दिखा है। और मैं समझता हूँ भटकाव की वजह से थी वो जो उनका राजनीतिक रूप से जो खुद के उनके निर्णय से जो वो शायद वो वजह रही होगी, क्योंकि वो तो डिटेल उसकी स्टडी पे जाया जाए। लेकिन काफी, अब आप उत्तर प्रदेश से आप तुलना कर रहे हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर की, तो भाई यूपी की बेहतर है। आज नहीं यूपी बेहतर है, 5 साल 6 साल पहले। उससे पहले आपको कंपैरिजन के लिए क्या था, बिहार किससे करते आप, वो तो 5 साल बाद यूपी में आए। लेकिन यूपी एक अलग बॉल गेम है, उसको चलिए। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने काफ़ी किया लेके। अब वो बहुत उम्मीद हो सकती थी, वो शायद उसमें नहीं सफल पाए हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो 10,000 रुपए वाला है, ये कितना बड़ा अपने आप में गेम चेंजर होने वाला है? देखिए ये प्राइम से गए करने, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा, देखिए ये शुरुआत तो इसकी की थी शिवराज चौहान ने, लाडली बहन योजना, और बाकी सबने कॉपी किया उसको। महाराष्ट्र में गए,
उसी से शायद जीत भी उनको मिली। हाँ। महाराष्ट्र में दोबारा भी मिली, सॉरी मध्य प्रदेश में मिली। उसी को कॉपी किया था कांग्रेस ने, थोड़ी कोशिश कांग्रेस पहले भी की थी, कांग्रेस ने हरियाणा में की, हरियाणा में, एक तो एक अलग है। अब आप 10,000 दे रहे हैं तो हम ये क्यों, मैं अब वापस अपने आता हूँ कि जब वहाँ वोट चोरी, वोट और गद्दी छोड़ का जो नारा लगा, वोट चोर गद्दी छोड़, उससे जो वहाँ माहौल बना, चर्चा हुई, लोगों के जहन में बात आ गई, लोग डिस्कस करने लगे। मैं याद है मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो एक एल्डरली लोग जो थे वो कह रहे थे यार कुछ गड़बड़ तो है, वोट चोरी तो हुई है, अब क्या हुई क्या नहीं, तो वो, लेकिन वो एक डिस्कशन था, तो उसको एड्रेस होके कहीं वो नीतीश कुमार के वोट को नुकसान न पहुंचा दे, हाँ, इनकी सीट्स को डैमेज न करे, उसको चेक करने के लिए आपने 10,000 अनाउंस कर दिया। इससे पहले नीतीश कुमार 1,000 रुपए का वो बिजली फ्री 3-4 स्कीमें कर चुके थे, और ये 10,000 है, और सरकार उनको तो करीब है, उनके एलाइज है, उसके पास आज है, तो उसने घरों में दे देंगे 7.5 लाख करोड़ घर महिलाएं जो हैं, और उनको वो 10,000 मिलेगा तो बहुत बड़े पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने देखा कि पार्टियों को ऑफ लेट ये समझ में तो आया कि महिला वोटर अपने आप में सबसे बड़ी जाति है। नहीं तो महिला नहीं, नीतीश कुमार ने बात सबसे पहले समझी थी, इसीलिए जब उन्होंने शराबबंदी लागू की थी तो उस शराबबंदी, आपको मैं बताऊंगा कि पुरुष तो, मैं तो अक्सर बिहार जाता रहता था, पुरुष तो छिड़े हुए थे, लेकिन महिलाएं बहुत खुश थी। हाँ। और बहुत खुश थी, इसीलिए नीतीश कुमार अटके रहे कि भाई सीज करो, जेल भेजो, बहुत कड़ाई से उन्होंने लागू किया। इवन हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, पटना हाई कोर्ट को 1-2 मामलों में टिप्पणी करनी पड़ी, लेकिन नीतीश कुमार अड़िग रहे। और ये उसकी मात्र केवल एक वजह ये थी कि महिला एक उनका कोर वोटर था जो कि शराबबंदी में उनके साथ खड़ा था। और आप वो वोटर, तो उनको लग रहा होगा कि नीतीश कुमार को कि नहीं भाई अब कहीं छटके बीजेपी को भी लग रहा होगा, तो इसलिए वो आपने वो दे दिया 10,000 का डोल आउट कर दिया। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर जो पिछले कुछ दिनों से लगातार, प्रशांत किशोर हमेशा एक बात कहते हैं कि नीतीश अभी भी निजी तौर पर तो ईमानदार है, लेकिन उनकी सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ तो लालू के वक्त भी नहीं हुआ। उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी इल्जाम लगाए, जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष उन पर भी इल्जाम लगाए, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ नीतीश सरकार या बीजेपी उन इल्जामों को लेकर थोड़ा बैकफुट पे भी है। आपको लग रहा है कि मुद्दा बनेगा? एक चर्चा उन्होंने खड़ी कर दी है, और शायद यही चर्चा है कि बिहार में एक लोग अभी बात करने लगे हैं कि भाई हम दोनों से ऊब चुके हैं। तो मैं फिर लेकिन कहूंगा कि वो कितना ट्रांसलेट होगी, वो ऐसा तो मुझे नहीं लगता 100 सीट पा जाएंगे इसमें प्रशांत की, तो 2-4-5 सीट का, अगर 10 सीट का वो डेंट करके ले जाते हैं तो एक वो स्पेस है, वो एक उन्होंने बात कही है। रही बात, आपने ब्यूरोक्रेटिक और कैबिनेट करप्शन की, नीतीश ईमानदार आदमी है, तो जब जानते हैं एक लंबे वक्त तक जब आप सत्ता में रहते हैं तो वो आपको किसी भी स्टेट में देखने को मिलेगा। पिछले चुनाव में गुजरात में लोग कहने लगे थे कि हम मूव गए हैं यहाँ के ब्यूरोक्रेसी के करप्शन से, और ये बहुत जबरदस्त चर्चा का विषय था पिछले विधान, मुझे याद है बहुत जबरदस्त। हमारे लोग दोस्त गए थे, कुछ लोग, मैं भी था उस दौरान, तो लोग कहने लगे थे ये बात। तो होता है कि भाई आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, एक सेट ऑफ ऑफिसर्स जो आपके, जो उनके पॉलिटिकल मास्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन शायद वो जनता के प्रति, ये नवीन पटनायक के साथ भी आपने देखा होगा, तो ये दिक्कत आती है। और वहाँ है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर का ये आरोप कुछ हद तक सही है, लेकिन ये आरोप अभी भी नीतीश कुमार पे चिपक नहीं रहा है। चिपक नहीं रहा, क्योंकि अगेन वही बात है कि वो जो उनकी खुद की जो निजी छवि है वो ऐसे की भी खुद बेदाग है। लेकिन प्रशांत किशोर पर चलिए आ जाते हैं, उन्हीं का जिक्र हमने किया है। आपको क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर जैसे कह रहे हैं कि भैया मेरी रैलियों में भीड़ आ रही है और लोगों को लगता है ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जनसुराज यात्रा के दौरान उन्होंने जहाँ जहाँ वो गए हैं तो लोग तो काफ़ी आए, काफ़ी आई बॉल उन्होंने ग्रैब किए। क्या स्पेस देख रहे हैं आप उनके लिए बिहार में? मुझे लगता है कि वो प्रशांत किशोर में को जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है बिहार के लोगों ने उनकी रैलीज में, और वो कुछ हद तक वो कामयाब होंगे कुछ सीटें जीतने में। अब वो कितना है, लेकिन प्रबल जी ये बताइए, बीच में मैं बोल रहा हूँ, बिहार जैसा एक स्टेट, जैसे आपने कहा कि जहाँ हर पार्टी या हर धड़े का अपना एक जाति का वोट बैंक है और वो कमिटेड है, ऐसे में एक ऐसा वोट बैंक, ऐसा अपने लिए एक स्पेस तैयार करना जो किसी के साथ भी अलाइन ना हो, ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये है इसमें दिक्कत। देखिए, प्रशांत किशोर के साथ एक सबसे बड़ी बात है,
प्रशांत किशोर इलेक्शन लड़वाते रहे हैं, तो उनको पता है। वो कई स्टेट में कई लोगों के साथ, पहले बीजेपी के साथ, तमाम पंजाब में बादल्स के साथ, फिर महाराष्ट्र में ठाकरेस के साथ, ममता जी के साथ, ममता के, तो कई जगह उन्होंने इलेक्शन लड़वाए हैं। तो उनको एक लड़वाने की कला है, वो इल्म है उनके पास, और वो हुनर भी है कि कैसे इलेक्शन, कैसे स्ट्रेटजी प्लानिंग। तो वो मुझे लगता है कि उसके दम पर वो कुछ लोगों को, जैसे मैंने आपको उस काम वाले का उदाहरण दिया, वो मुसलमान है मुजफ्फर, जो कहता है कि नहीं साहब जन स्वराज को भी ध्यान देना चाहिए, हम भूल नहीं सकते हैं। मैंने एक किस्सा बताया। बिल्कुल तो अगर लोग चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है, कई बार क्या होगा कि कैंडिडेट आपका नीतीश कुमार का कैंडिडेट हो और ना पसंद आए आपको, लालू का भी ना पसंद आए, और जन स्वराज का कैंडिडेट अच्छा लगे। सही बात है। तो और विधानसभा में तो आप जीत जाते हो 50-60-70 हज़ार वोट से ना, 1 लाख वोट अगर पा गए तो विक्ट्री श्योर है। हाँ। तो अगर इस तरह का माहौल है तो वो, तो आपको लग रहा है कि जिस तरह केजरीवाल ने अपने पहले इलेक्शन में कुछ सरप्राइज किया था, ऐसा यहाँ भी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता, क्योंकि बिहार स्टेट बड़ा है। बिहार स्टेट बड़ा है, और दिल्ली की स्थिति बिहार से बिल्कुल अलग है। पंजाब में भी हालात, इसलिए अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भी हालात अलग थे, इसलिए केजरीवाल को मौका मिल गया। बिहार में वैसे दूसरा है, एक तो कास्ट रिडन है, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो बड़ा अलग बटा हुआ है। तो उसमें एक स्पेस बनाना एक चुनौती तो है जन स्वराज के लिए। देखिए वो मीडिया में खूब दिखते हैं, खूब इंटरव्यू हो जाता है, बोलने में अच्छे हैं, बोल लेते हैं, लेकिन वो कराएंगे। अपने साथ जोड़ा भी उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के। मैं जानता हूँ 2-3 IAS हैं, IPS हैं, जो अपनी नौकरी प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हाँ। एक मेरे जानने वाले हैं, वो हिमाचल छोड़ के ADG रैंक छोड़ के चले गए इलेक्शन लड़ने। एक IPS अफसर है, वो छोड़ के लड़ रहे हैं, एक आध IAS भी ऐसे। तो वो एक उन्होंने टीम बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो टीम अभी वो विनिंग उसमें नहीं। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो कुछ % वोट ले जाएं, किसी को डेंट करें, लेकिन अगर वो डेंट करेंगे तो आपको क्या लग रहा है किस पार्टी को ज्यादा करेंगे? दोनों तरफ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उनके साथ जो प्रशांत किशोर मैं बता रहा हूँ, चर्चा का विषय तो हो ही गया है। और अगर जो ऑफर कर रहे हैं फ्रेश, एक नया तौर ताजा एक अल्टरनेटिव, तो वो अल्टरनेटिव, अगर मैं जैसा कहा कैंडिडेट है, अगर कैंडिडेट आपको लगा, जैसे मैं जानता हूँ एक हमारे ड्राइवर हैं, बिहार के हैं, तो मैंने उससे पूछा कि क्या है, तो कहा भैया जन स्वराज का नाम तो बहुत है लेकिन जीतेगा नहीं। हमने कहा अच्छा क्यों? कहते देखिए तब जीत जाएगा अगर कैंडिडेट नीतीश ने, क्योंकि पिछला वाला जो कैंडिडेट विधायक है ना, वो कभी आया नहीं इलाके में, अगर उसी को दे दिए तो लोग हो सकता है जन स्वराज चले जाए। तो इस तरह की जो लोकल फैक्टर्स हैं उसमें वो हो सकता है। हाँ, उनको थोड़ी बहुत जीत बिल्कुल। चूंकि हम चेहरे और व्यक्तियों को भी बात करें तो और शायद यही वजह भी है, शायद यही वजह भी है कि बीजेपी और नीतीश ने 10,000 की उसकी महिलाओं को की दी है, तो मतलब उन्होंने घबराहट पैदा कर दी उन्होंने। ये भी वजह है, घबराहट दोनों वजह से। एक राहुल की वोट चोर यात्रा, तेजस्वी का उन इलाकों में जहां से राहुल की यात्रा नहीं गुजरी, वहां अपने वोटर को लगातार वो करना, और जन स्वराज एक फैक्टर है। तो और इसलिए उनको लगा, और प्लस वो एक और भी तो वो लड़ रहे हैं जो बीजेपी के साथ थे, वो अलग हो गए, भूल रहा हूं उनका नाम। तो वो हालांकि बाद में वो जीत के 2-4 बीजेपी में ही जाएंगे इसी अलायंस में, लेकिन फिलहाल वो लड़ रहे हैं। तो ये इसको कंटेन करने के लिए ही इन्होंने बिल्कुल। पिछली बार एक और शख्स था, इससे पहले कि मैं वोट चोरी पर हम डिटेल में बात करेंगे, हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि हमने सर वाले इशू पे क्यों बात नहीं की, अभी करेंगे डिटेल में। लेकिन एक और शख्स जिसने पिछली बार काफ़ी कह सकते हैं हलचल पैदा की थी, उसे चिराग पासवान। और नीतीश को उनसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बीजेपी ने इनको कहीं ना कहीं इनकी ऐसी फील्डिंग सेट की कि इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया। इस बार भी हालात कुछ ज्यादा बदले तो नहीं, क्या रोल आप उनका देख रहे हैं अभी? देखिए मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में चिराग पासवान टर्म्स डिक्टेट करने की स्थिति में। लेकिन क्या वो पिछली बार की तरह नुकसान कर सकते हैं अभी भी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वो चाहेगी उस तरह से हालात को कमजोर है। देखिए अगर ऐसा होगी तो बीजेपी को अभी केंद्र में आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो लेवरेज नहीं जो पिछली बार वो लेवरेज है ही नहीं। आप सही बात है, तो उस लेवरेज में आप अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। मतलब जिस आदमी पे आप डिपेंडेंट, आप उसको चिढ़ा नहीं सकते और उसको कमजोर कर देंगे तो आप खुद भी तो कमजोर हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पर चिराग पासवान वो ठीक है, एक पोस्चरिंग है कि मुझे इतनी सीट चाहिए, वैसी चाहिए, वैसी चाहिए,
वो ठीक है, लेकिन चिराग भी इसीलिए लगे हैं कि भाई हम अगर अभी नहीं मांगेंगे तो लोकसभा में फिर हमारी बार्गेनिंग कम होगी, सही बात फिर है। हमारे फिर तो, और बीजेपी को पता है कि बहुत ज्यादा अगर कर दिया तो ये अपने शर्त डिक्टेट करने लगेंगे। और अभी आज बीजेपी को जरूरत है चंद्रबाबू नायडू की, जेडीयू की, तमाम लोगों की स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक दो भी इनमें से छिटक गया तो आपको दिक्कत होगी। प्रबल जी, एक और मुद्दा जिसने बिहार को, मैं कह सकते हैं कि बिहार की सियासत को भी डोमिनेट कर रखा है, वो सर का मुद्दा है ना, जो इलेक्शन कमीशन ने लगातार रिव्यू करने की कोशिश की वोटर लिस्ट को, और उस पर काफ़ी नाम कटे भी, और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया, और फिर राहुल गांधी ने उस पर वोट चोरी अपनी यात्रा भी की। ये आपको क्या लग रहा है कि क्या इसने असर डाला है, जनता को कन्विंस कर पाए हैं राहुल गांधी? और पहले, उससे पहले ये बताइए कि जो स्टेप उठाए गए थे उसमें आपको कितनी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता दिखती है? देखिए, दो चीजें हैं जो एसआईआर आपने जो शुरुआत की, इसमें इसके दो एस्पेक्ट थे। एक कि जो वोटर इलेक्टोरल रोल जो बना था 2003 में, 1 जनवरी, तो इलेक्शन कमीशन काम उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, और उसके बाद जैसे जरूरत होती है वैसे उसमें जोड़ा जाता है। तो वो हो रहा था। फिर आपने कहा साहब हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन किया तो उसमें आप आइए, दो हो गया। एक 87 तक जो पैदा हुए थे, तो उनको तो एक सिंपल देना, पुराना IPIC दे दें और अपने, तो उनका ऐड हो जाएगा उसी इलेक्टोरल रोल में 2003 वाले में। प्रॉब्लम आई 87 के बाद और 2004 के बीच में जो पैदा हुए, तो उसमें जो आपने शर्तें रखी, क्या रखी साहब? 11 डॉक्यूमेंट लिए कि भाई आपको इसमें से, अब उस डॉक्यूमेंट में क्या है? पोस्ट ऑफिस, LIC, सरकारी पहचान पत्र, ऐसे तमाम, बैंक, ये आपने शर्त रखी। जो 3 कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट हैं जो सबके पास आमूमन होते हैं, क्योंकि वोट देना आमतौर पे जो नीचे के तबके के लोग हैं वो ज्यादा उसको लेके वो रहते हैं, सजग रहते हैं। तो उनके जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार और आपका राशन कार्ड, ये तो आपके यहाँ मेजॉरिटी वोटर के पास है। बिल्कुल। बिहार में हमारे ख्याल से 88% लोगों के पास आधार है, ठीक, डेटे के मुताबिक। आपने उसको बाहर कर दिया। अब आपने क्या कहा साहब? अब पासपोर्ट रखा है आपने, 11 डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, कितने आदमी पासपोर्ट लेते होंगे बिहार? जन प्रमाण पत्र। तो भाई आपकी कोशिश क्या थी? आपकी वोट देना हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और इस पे कोई भी चोट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको कर देगा कि आपके लिए दिक्कत बढ़ेगा, वो इंटरवेन करेगा। तो आपकी कोशिश क्या थी? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करेंगे, वो वोट डाल पाए। आपने शर्त ऐसी रख दी कि 3 करोड़ लोगों का, 2 करोड़ लोगों का वोट ही खत्म हो जाएगा उससे। तो आपकी इंटेंट क्या था? क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप आधार भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में ऐड कीजिए? बिल्कुल। दूसरी बात, आपने राशन कार्ड, जब आपको पता है, आप 80 करोड़ लोगों को दावा करती है सरकार की तरफ से कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो जब राशन आप दे रहे हो तो राशन कार्ड है, आप उस राशन कार्ड को क्यों आपने उसको मना कर दिया, जिसके बेसिस पे बेचारे राशन लेते हैं, उसको क्यों आप डॉक्यूमेंट से हटा दिए? तीसरा आप आइए, मतदाता पहचान पत्र। अरे भाई, तो जो 3 सबसे कॉमनली यूज चीज है उसी को आपने गायब कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो उसको लेके ये राजनीतिक दलों ने मुद्दा उठाया, और वो मुद्दा एक उस पर तमाम तरह की बयानबाजी हुई, और उस पर इलेक्शन कमीशन की कोई साफ जवाब नहीं है। ये मैं आप कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था इस पे, ये रवैया कोई साफगोई वाला रवैया नहीं था। आप अगर एक जेन्युइन, देखिए, अभी मैं इसको 2 उदाहरण भी दूं। अभी अपोजिशन पार्टी ने कहा कि बैलेट पेपर से जो वोट होता है वो पहले काउंट होगा, उसके बाद आप EVM का काउंट करिए। 2019 में EC ने ये नियम बदल दिया था कि नहीं, दोनों साथ साथ होंगे। कल फिर चेंज कर दिया कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्शन है, हम पहले बैलेट पेपर वाला कर लेंगे और उसके बाद इस क्या आपको जो आज करना है, ये क्यों बदला था आपने? क्या जरूरत थी? अभी जब आप कह रहे हो कंट्री वाइड SIR होगा, हम करेंगे इंटेंसिव रिवीजन, तो उसमें क्या है? उसमें भाई आधार भी एक डॉक्यूमेंट होगा।
ये काम आप बिहार में कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत थी लाने की? सही बात है। जिस आपने कितने लोगों को मतलब सरकार की तरफ से लाइन लगना पड़ा, बैंक में आधार लगाइए, मोबाइल सिम आधार, हाँ। पैन कार्ड में आधार, तो ये सारे में आधार आपने लगा दिए। हाँ। और जो चुनाव वोट देते समय जी इसकी जरूरत नहीं है, जो इसको आप हम हटा देते हैं। हाँ। ये तो अजीब बेईमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। नहीं, आपकी इंटेंट पे शक होता है ना। इंटेंट में शक है, पता नहीं कौन बैठा आपको समझ कर रहा है। अभी ऐलान में जो जिस पे राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हिंदू ने एक रिपोर्ट की थी कि वहां एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ कई बूथ से 6000 कुछ लोगों के नाम गायब हो गए, और वहां की बीएलओ ने ने कंप्लेन की। हाँ। पुलिस जांच हुई, उस जांच में पाया गया कि 100 फेक सिम कार्ड फेक नाम पे लिए गए थे, और डायनेमिक आईपीस से उनको कहीं कंट्रोल हो रहा था। वो लिख रहा है इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप दो, कहां कौन कौन से सर्वर थे, कहां से हुआ? आप कह रहे हो नहीं हम देंगे नहीं। आपका जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है स्टेट का, वो लिख रहा है, आप उसको डेटा नहीं दे दिए। उसके बाद परसों आपने चेंज कर दिया कि नहीं साहब, आधार से जब आप अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट से हटाओगे, वोटर लिस्ट से डिलीट करोगे, तो आपको एक ओटीपी जाएगा, माने ऑथेंटिकेट करने के लिए आप उसको करोगे, तभी आप पढ़कर। तो यही सब तो आपको पहले कर लेना चाहिए था ना। तो आप सुप्रीम कोर्ट इसीलिए आपके ऊपर शक, इसीलिए आपको लोग, इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं ना, इसीलिए आप पे सवाल उठाया जा रहा है। और इतनी आप कहते हो कि जी हमको संविधान की तरफ से, अरे भाई आप चले कहाँ, हम तो चाहेंगे बेहतर इलेक्शन कीजिए, प्रोसेस को आसान बनाइए, सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्या तरीका हुआ? आप हरियाणा में इलेक्शन के समय हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते, आपने नियम बदल दिया। क्या है, क्या आखिर क्या है वो आप छुपाना चाहते हो? जब आप हजारों करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे जो कि आप उस वोटर से छिपाना चाहते हो, जिसका ये अधिकार है वोट देना? तो आपका एक तरह से कहना है फिर राहुल गांधी या विपक्ष जो वोट चोरी के इल्जाम लगाता है, तो वो उतने गलत भी नहीं है, यूं कहें कि वो जो सवाल उठाते हैं वो सवालों को आप खारिज नहीं कर सकते। देखिए, मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी या फॉर दैट मैटर कोई पॉलिटिशियन अगर आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, तो भाई आप संवैधानिक पद है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आप उसका जवाब नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? आप इसीलिए कि नियम बदल दिया गया है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कल को दूसरी सरकार आए, नियम बदल दे, आपको अकाउंटेबल बना दे। तो ये आपको पता है, मुझे याद है बिहार में कैसे इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन राव साहब थे, इलेक्शन कमिश्नर, मोटरसाइकिल पे बैठ के, इलेक्शन कमिश्नर मोटरसाइकिल पे बैठ के वो पूरा सर्वे किए थे कहां बूथ लूटा जाता है। और फिर उन्होंने 2004 का चुनाव इंश्योर किया, सबसे कम बूथ लूटा गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां लगानी है, लोकल पुलिस नहीं रहेगी वहां, करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका इतिहास रहा है, ऐसे तमाम इलेक्शन कमीशन रहे हैं जिन्होंने जनता के हित में किया। और आपकी कार्यप्रणाली को 3 फॉर्मर इलेक्शन कमीशन, कुरैशी, रावत और ये जिन्होंने अचानक इस्तीफा दिया, नहीं, हाँ, तो उन 3 लोगों ने आपकी प्रणाली को कहा गलत है। आप सेटिस्फाई करिए ना। आप जब जहां पे करोड़ों लोग वोट देने जा रहे हैं, 8 करोड़ लोग बिहार में हैं, वोट रहे हैं, आप जवाब ही नहीं देंगे? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6000 वोट ऐसे ही हो जाता है फेक सिम से, उसका भी जवाब नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे भाई? कहीं तो एक अकाउंटेबिलिटी है। अरे मैं कह रहा हूं, कहीं कोई तो जवाबदेही आपकी होगी। कर साहब वही रहे हैं, आज आपने ओटीपी कर दिया ना। आधार सुप्रीम कोर्ट ने आपसे करवाया बिहार में, आपने बैलेट पे उसकी पहले गिनती किया, क्यों हटाया था फिर? और ये आपने पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे ही कहा ना, उनके ऑब्जेक्शन भी तो करा आपने। सही बात है। तो उनका जब ऑब्जेक्शन वो सवाल पूछे तो बताने में क्या दिक्कत है भाई? और मुझे अजीब ये कंडक्ट ही अजीब लग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप करते हैं, जवाब नहीं है। हम भी स्टोरी पढ़ते रहते हैं, सोर्सेस, वी आर रेडी। अरे क्या सोर्स यार? आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही हिसाब से जवाब दे दो। नहीं जी, आप एफिडेविट ले आइए। तो क्यों एफिडेविट ले आए? जब आपके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकती तो एफिडेविट ले क्या कर लेंगे आप? सही बात है। तो आपको लग रहा है ये जो भी कुछ हुआ, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं लगता एक नज़र देखने में, अगर हम ईमानदारी से कहें,
चुनाव आयोग पर ऐसा करने के लिए क्या कोई राजनीतिक दबाव था? अगर मैं मुझे सीधा पूछूं। मैं उस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहता, राजनीतिक दबाव था नहीं था। जब आपको इसी सरकार ने तो सारे कुछ सब आपको पावर दे दिए कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आपके खिलाफ एफआईआर, सारे कुछ तो इसी गवर्नमेंट में आपको मिले, तो फिर आप इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिर आप पॉलिटिकल पार्टी को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार का दबाव की बात हम हटा, सरकार ने तो आपको एकदम कहा भाई संवैधानिक पद है, हम आपको और ताकतवर बना दिए, तब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जानी चाहिए ना कि आप जाके जो सवाल आपकी कार्यप्रणाली पे उठाए जा रहे हैं, जिससे आपकी मंशा पे सवाल उठ रहे हैं, उसको आप जवाब क्यों नहीं देंगे? बीएलओ जो कर्नाटक में जो जांच हुई, वो बीएलओ के जांच से पुलिस कार्रवाई शुरू हुई, और कैसे पता चला? जब उसके खुद के रिश्तेदार का नाम डिलीट होने लगा, तो उसने अपने भाई अरे कह रहे ये तो हमने किया ही नहीं, तो उसने पुलिस कंप्लेन की, तो पुलिस जांच में आया। अब वहां देखिए वहां की सरकार ने एसआईटी बना दी है, अब जाएंगे कोर्ट, कहेंगे साहब हमको डेटा ही नहीं दिया। अच्छा क्या मैं ये बताइए, मैं क्यों कोई चीज छुपाऊंगा? सही बात है, जब तक मेरे मन में कुछ चोर ना हो। क्यों? और क्या चोर है भाई? अरे आप मान लीजिए आपने नहीं किया, मैं मान लेता हूं कि आपने, आपके यहाँ के बैठा होगा कोई बदमाश होगा, उसने किया होगा, कार्रवाई कर दी, उसको जेल भेज दीजिए। लेकिन अगर वो बदमाश ने अपने लेवल पे किया होगा तब जेल भेजेंगे ना? वही मैं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, अगर आप क्या ऐसा क्या है आप छुपा रहे हो? हाँ, लेकिन इस पर प्रबल जी, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस की या विपक्षी दलों की कोशिश ये है कि ईवीएम पर इल्जाम लगाए जाएं, कभी बैलेट पेपर पर सवाल उठाए जाएं, कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाएं, और ऐसा करके वो पूरी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको ही सवालों के दायरे में लाना चाहती है, ताकि कल को अगर वो चुनाव हारती है तो उसको पहले से उसके पास बहाने तैयार हो। इस सवाल पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, एक बीजेपी के सांसद हुए जीवीएल, दो टाइम आ रहा सभा के, उन्होंने पूरी ईवीएम पे किताब ही लिख दी थी। ठीक है, इनके खुद के लोग ईवीएम पे सवाल उठाते रहे। लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुलाया था इन्हीं पार्टियों को कि आइए, अगर आपको लग रहा है हैक हो सकती है, तो क्यों नहीं गई फिर कोई पार्टी? नहीं, उस पर तुम बाद में आता हूँ। तो जो आज बीजेपी कह रही है ना कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ये तो खुद बीजेपी के लोग भी ईवीएम पे सवाल उठाते रहे जब सत्ता में नहीं थे। बिल्कुल, मैं जीवीएल का, उन्होंने किताब भी लिखी है, जीवीएल नरसिम्हा राव उनका नाम था, 2 टाइम एमपी रहे, तो उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने तमाम सवाल उठाए। तो क्या मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में गड़बड़ी थी? अच्छा, रही बात ईवीएम हैक होता है, ईवीएम हैक कहते बाप आइए, नहीं मैं नहीं जानता ईवीएम हैक होता है कि नहीं होता है, लेकिन एक बात तो हो गई आनंद में कर्नाटक से कि 6000 प्लस लोगों के नाम काटे गए 100 मोबाइल नंबर सिम से, जो कि फेक आईडी पे प्रोक्योर किए गए थे, और वो कहीं एक डायनेमिक सर्वर यूज किया जा रहा था और कहीं बाहर की लोकेशन से, और उस बाहर के लोग, यानी कोई एक ताकत, कोई एक मशीनरी तो थी जो बाहर से 100 सिम के जरिए उन 6000 का वोट कर दी। ईवीएम हैक हो सकता है नहीं, इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्टोरल रोल से नाम हो सकता है, ये तो तब होगा जब आप जांच करोगे और नतीजे पहुंचोगे। वो कर्नाटक में जो एक मामला आया, ये तो एक मामला सामने है, अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ये इकलौता मामला है? सर भाई, जब इस मामले की आप जांच करा लेंगे, जांच कर दूध का दूध पानी कर लीजिए। और जो भी अगर कहीं की अनडिस्क्लोज लोकेशन से कर रहा है, बाहर से भी कर रहा है, वो बिना किसी लोकल सपोर्ट के तो ऐसा नहीं कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि वहीं से बैठ के उसने, भाई मैं कह रहा हूं वो आपके सिस्टम में, आपके सर्वर में जा रहा है, डिलीट कर रहा है, और आपका सर्वर अननोन नंबर को एक्सेप्ट भी कर ले रहा है। 100 सिम कार्ड है, तो कोई कहीं या तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। प्रबल जी, बड़े गंभीर सवाल है जो आप उठा रहे हैं, और ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपके पास कैसे भी जवाब हो, लेकिन आपको जवाब तो देना ही चाहिए भाई। जब मैं बता रहा हूँ, कर्नाटक पुलिस जो वहाँ का एसपी था, जब अब तो एसआईटी बन गई, कांग्रेस ने बना दिया, जब उसने कहा साहब हमने ये नंबरों की पड़ताल की तो हमको ये नंबर बाहर के रजिस्टर्ड मिले, वो जिले का एक एसपी था, वो जांच कर रहा था, हमको बाहर के नंबर इतनी बड़ी तादाद में, और ये हमें पता है सब फेक नंबर हैं, सिम जो है वो भी चलिए सही होगा। फिर उसने कहा कि साहब आईपी एड्रेस मांगा इनसे कि आप दे दीजिए। ठीक है। तो जब उन्होंने पता किया कि जो आईपी एड्रेस है वो डायनेमिक आईपी एड्रेस है, तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रही थी, तो जब वो डायनेमिक आए, तो भाई इलेक्शन कमीशन को तो मालूम है, उसके पास तो सारा डेटा पड़ा है, आपने क्यों नहीं दिया कि पता चल जाए? और ये एक है, अगर ये जांच एक की हो गई तो हो सकता है आने वाले समय में तमाम गड़बड़ियां ताला लग जाए और एक निष्पक्ष चुनाव हो, फेयर इलेक्शन हो,
और जनता भी खुश रहे, चाहे जो भी आए सत्ता में। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो उसको मुद्दा बनाया और पूरी अपनी वोटाधिकार यात्रा उन्होंने निकाली, क्या वो जनता को वाकई कन्विंस करने में कामयाब हुए? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इसमें एक जो चीज़ दिखती है वो ये कि सपोज आपका अगर वोट चोरी नहीं हुआ और आपको लग रहा है मेरा नाम तो इंटेक्ट है, तो फिर आपके लिए शायद वो आरोप उतने मायने ना रखे, आपको लगे नहीं नहीं आरोप मेरा तो वोट एज इट इज मेंटेन्ड है, और जिसका कट गया वो वैसे ही उस पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका वोट तो है नहीं। तो फिर इसका रिएक्शन पब्लिक की तरफ से क्या आया, ये हमें कैसे पता लगेगा? देखिए, दो चीजें हैं। राहुल गांधी ने जब बिहार को लेके ये मुद्दा उठाया तो उस समय वाकई चिंता की बात थी, लोग डरे हुए थे, क्योंकि आपने उन 3 जो मोस्ट कॉमन अवेलेबल डॉक्यूमेंट है उसको उसमें डाला ही नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट लोग गए, तमाम सुने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब आधार आप डाल दो, क्योंकि आधार सबके पास है, तो एक वो प्लस वो एक और डॉक्यूमेंट वो अपना डाल सकते हैं। वो चलिए एक उनको थोड़ी रिलीफ मिल गई। अगर ये नहीं स्थिति हुई होती तो कम से कम आप वहां कहा जा रहा था कि 2 करोड़ के आसपास वोटर जो है वो बाहर हो जाएगा। 2 करोड़ के आसपास, वो भी अकेले एक स्टेट में। तो क्या आप क्या करना चाह रहे थे पहले? ये और उसमें भी एक जो हैरानी की बात यह है कि ये भी बीच में शुरू में खबरें थी कि जब लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं था तो कहा जा रहा था कि बीएलओ अपने लेवल पे डिसाइड करेगा कि कौन वोटर है या कौन नहीं है। तो एक आदमी को इतनी अथॉरिटी दे देना, और वो आदमी वो किस नीयत से ऐसा कर रहा है कौन जान रहा है। तो इस तरह की रिपोर्ट भी आई कि कई जो सीमांचल के इलाके हैं जहां पे कि माइनॉरिटीज का दबदबा है या एमबीसीज या दलितों का है, कई ऐसे हैं। रिपोर्ट लगातार तमाम अखबार कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, तो इस तरह की भी आ रही है कि वहाँ हजारों में लोगों के नाम काटे गए हैं। वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं साहब मैं वो ये साबित करने में लगेंगे नहीं मैं हूँ भाई, हमारा कम नहीं करते। तो ये हुए हैं 4-5 डिस्ट्रिक्ट में। और एक मैं बहुत बढ़िया रिपोर्ट किसी अखबार की पढ़ रहा था, पूरा इन्वेस्टिगेशन थी वो कि कैसे जो माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, मतलब जहाँ वो प्रभावित कर सकते हैं वोटिंग पैटर्न को, या जहां दलित वोट पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे 5-7 जिलों में डिलीशन काफी हुए हैं। वो लोग अपना लग रहे हैं, वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो लोग अपना उसको एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन तब तक तो चुनाव आ जाएगा। तो वो एक मैं वही कह रहा हूँ ना, इतने सारे अच्छा अब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं भाई। इलेक्शन कमीशन, मुझे याद है मैंने बहुत सारे चुनाव किए, कवर किए, और सबसे बढ़िया जब चलिए सेशन की बात नहीं, हाल फिलहाल की कर लेते हैं बिहार की, तो जब ये था कि साहब हम बूथ लूटे जाते हैं। मुझे आज भी, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं गया में इलेक्शन कवर कर रहा था, तो मैंने पहली बार देखा बिहार में कि पोलिंग बूथ के ऊपर मशीन गन माउंट की गई थी और पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, क्योंकि वो सब इलाके थे जहां बूथ बहुत कैप्चर होता था। जबरदस्त। और वो इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया था कि ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ रहेंगी, बिहार पुलिस का आदमी नहीं रहेगा, बूथ से दूर रहेगा, पास नहीं आएगा, मेन वहाँ रहेगी। और हर जगह माउंट किया गया था ये LMG, MMG, और सब बड़े लगे हुए कमांडो टिप बैठते थे। तो जितने बूथ लूटने वाले थे इनको डर लगा, अरे बाप रे ये क्या आ गया, ये तो एक गोली मारेंगे इतनी दूर से हम मर जाएंगे। और बूथ मिनिमम 1-2 इंसिडेंट हुई थी, और वो इलेक्शन हो गया। तो ये सारी एक्सरसाइज तो इलेक्शन कमीशन नहीं की थी ना, वो इसीलिए की थी ना कि जिस वोटर का वोट है वो बेचारे अपने मनसा से, अपने इच्छा से, बिना भय, बिना दबाव के वोट डाल दे। सही बात है। और उसका वोट कोई दूसरा लूट ना पाए, ये इलेक्शन कमीशन नहीं किया था। तो और 2004 में जब पहला इलेक्शन हुआ था तो हमारे ख्याल से तो जो भी इलेक्शन कमीशन थे, वो कमिश्नर बनाए गए थे, उनको तो वो तो वाजपेयी जी के जमाने के बनाए हुए थे। वही उन्होंने 4 का कंडक्ट कराया, 5 का कराया, और उन्होंने कराया, और एक माहौल बना, और फिर उसमें लालू आ रहे। हालांकि लालू लगातार आरोप लगाते रहे, लालू प्रसाद, कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे गरीब और कमजोर वोटर को डरवा दिया बंदूक से, वो बूथ तक ही नहीं जा पाया। वो आरोप लगाते रहे, लेकिन एक इलेक्शन हुआ, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, हिंसा कम हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, जो भी सत्ता में आए। अगर आपकी अगर सोच है और आप समझते हैं समस्या, तो आपको उसको एड्रेस करना चाहिए। तो आज आप ऐसा कदम क्यों नहीं उठा रहे हो कि लोगों को लगे कि नहीं भाई मेरा वोट महफूज है, हम अपने मन से, बिना फेयर के, बिना किसी दूसरे के इंटरफेरेंस के हम अपना वोट डाल सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तभी आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। रही बात, आपने दूसरे कहा कि राहुल गांधी ने एक काम तो कर दिया,
ये बात चर्चा में तो ला दी कि वोट चोरी एक मुद्दा है और वहां के लोगों को सजग कर दिया। अब क्या है, जो वहां का वोटर है जो कि किन्हीं वजहों से अब जिसका नाम कट सकता था, जो 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 असहाय था या जो अब रिलीफ नहीं ले पाता, अब उसके दिमाग में बात आ गई है तो वो पूरी कोशिश करेगा। किया होगा, अभी तक चल रहा है ना रिवीजन, अभी तो अब कंप्लीट होगा हमारे ख्याल से 30 को, हाँ 7 को है अनाउंसमेंट, 30 शायद है। तो उसने पूरी कोशिश एक सवा महीने में की होगी कि हम कोई न कोई सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगा के अपना नाम हम करा लें। तो इतनी तो जागरूकता उन्होंने पैदा कर दी। सही बात है। अब आपने कहा वो ट्रांसलेट, तो वो देखिए वो बड़े कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वहाँ किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो भी उस स्थिति में बहुत मजबूत है। तो वो ट्रांसलेट कांग्रेस को फायदा, ये उसको जीत हार में थोड़ा भी कहना फिर प्रीमेच्योर है। लेकिन एक बात तो है कि वो एक जागरूकता तो बिल्कुल। आपका बेसिकली ये कहना है कि एक समस्या है और उस समस्या को आपने ये भी बड़े खुल के कहा कि चुनाव आयोग ने ट्रांसपेरेंसी से एड्रेस नहीं किया, और जिस तरह उसने एड्रेस नहीं किया इससे उसकी नीयत पे भी सवाल उठता है। खासतौर पर आधार का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है तो ये तो बड़ी सहज बात है कि चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर निर्णय ले सकता था। तो और राहुल गांधी ने आपने कहा कि उस मुद्दे को ना सिर्फ उठाया बल्कि वो लोगों को कन्विंस करने में भी कामयाब रहे कि समस्या है। अब प्रबल जी चर्चा के आखिर में आ जाते हैं जहाँ से हमने पूरी बातचीत उठाई थी बिहार चुनावों से। मुझे याद है 2024 में जब लोकसभा के नतीजे आए थे तो कहा जा रहा था कि ये विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ा मोमेंट है, क्योंकि उसके बाद 2-3 ऐसे स्टेट में, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने थे, दिल्ली में इलेक्शन होने थे, जहां पर चांस थे कि बीजेपी शायद दोबारा नहीं जीतेगी। लेकिन बीजेपी ने वहां पर टर्न अराउंड किया और जो एक उम्मीद, और हरियाणा में भी जो उम्मीद थी कांग्रेस को, बीजेपी ने उस उम्मीद को छीन लिया। बिहार के इलेक्शन राष्ट्रीय राजनीति को, यूं कहूं कि केंद्र की राजनीति को इनके नतीजे किस हद तक प्रभावित करेंगे? देखिए ये डू और डाई वाली बात है बीजेपी के लिए। अगर बिहार का नतीजा इनके खिलाफ चला गया तो ये सरकार के लिए काफी दिक्कत होगी, केंद्र सरकार के लिए। किस मायने में? देखिए उनके आज नीतीश पे वो डिपेंडेंट हैं। अगर नीतीश बाहर जाते हैं वहां से सत्ता से, तो एक तो मैसेज जाएगा कि भाई ऑलरेडी पिछले लोकसभा चुनाव में पहले तो ये आप इनविंसिबल हैं, एक धारणा थी ना। तो पिछले लोकसभा में तो हो गया, आप घट के आ गए 240 पे, मतलब आप हार भी सकते हैं, एक धारणा बनी नहीं है। तो बिहार में अगर आप हार गए तो लगेगा कि अरे भाई ये इनको हराया भी जा सकता है। मतलब दूसरी बात, नीतीश कुमार, एक हारे हुए बिहार के नीतीश कुमार, फिर उनको सेंटर में वो अपनी शर्त, कंडीशन डिक्टेट, अपनी शर्त डिक्टेट करना शुरू करेंगे। दूसरा, जब आप वीक हो गए तो जो एलाइज हैं, जो आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो हैं, हाँ, वो अपने पाउंड ऑफ फ्लैश डिमांड करेंगे। आपके लिए ये जरूरी है। लेकिन बीजेपी तो उन राज्यों को पहले इतना कुछ दे चुकी है, और क्या डिमांड करेंगे? नहीं, वो आपको शायद पता नहीं है कि आप कितना भी देते हैं, हाँ, तो लगता ये सही भी है, आपकी कुछ भी दीजिए तो वो कमी होता है उस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए कमी है। तो ये लोग कंडीशन तो केवल स्टेट को क्या देना इसके नहीं, अगर जिसे कहें कि एक आपकी डिपेंडेंसी उन पे बढ़ जाएगी। हाँ। अभी क्या है, आप उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन प्रबल जी ये भी है, मैं नीरजा चौधरी जी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर ये नतीजे बीजेपी या जेडीयू के पक्ष में नहीं जाते तो बीजेपी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मायने में हो सकती है कि हो सकता है फिर जो जेडीयू के सांसद हैं वहां पर सेंधमारी हो जाए। वो देखिए जोड़ तोड़ वाली बात है, वो तो एक अलग है कि आप जैसे पूरा महाराष्ट्र में आपने पूरी की सरकार ही ज्वाइन करा ली, बिल्कुल, वो चलिए, उसमें आप क्या, ये उसमें एक उनके 12 की जगह 11 आपके पास चले आएंगे, तो आप थोड़ा मजबूत हो जाओगे। लेकिन आपके पास, और नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे अगर हारते हैं तो अगले 5 साल बाद वो स्थिति में भी नहीं रहेंगे कि आप उनके साथ करो। तो फिर आपके लिए लड़ाई लंबी होगी कि आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करें, फिर हो सकता है पूरी जेडीयू आपके पास, वो सब बात की डिबेट है। लेकिन फौरी तौर पर आप जोड़ तोड़ से तो आप मजबूत हो जाओगे, लेकिन वो जो पॉलिटिकल आपकी वो जो ताकत है कि हाँ, उसको कल तो फिर चंद्रबाबू नायडू को डर लगने लगेगा कि हमारे भी लेके भाग जाएंगे। हाँ, तो वो तो अगर वो मुख्यमंत्री तो उसका वो भी असर हो सकता है। तो वो कहना तो चलिए वो ठीक है, एक आर्गुमेंट है वो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, एक तर्क हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के अपने
पॉलिटिकल, देखिए सरकार की सरमाइल की बात नहीं कर रहा, बीजेपी के अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए वो इनका हारना एक नुकसानदेह होगा। हाँ, लेकिन अगर हम आखिरी सवाल के तौर पूछूं, अगर हम अनुभव को देखें हुए 2004 के बाद के महाराष्ट्र में इतना अच्छा किया था इंडिया गठबंधन ने, ठीक है, और हरियाणा में भी बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा एक एंटी सेंटिमेंट था, दिल्ली में भी उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये था कि शायद केजरीवाल हार जाएंगे लेकिन बीजेपी ऐसे रिवर्स कर देगी। मेरा कहने का मतलब है कि जब मोमेंटम उनके पक्ष में 2004 में था और बीजेपी इन राज्यों में बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, तब भी वहाँ फायदा नहीं उठा पाए। तो इसी बिहार में इंडिया ने लोकसभा में भी अच्छा किया था। तो क्या इस बात की गारंटी है कि दोबारा से बीजेपी यहाँ पर कुछ रिवर्सल नहीं कर देगी और अगेंस्ट द ऑड फिर से कुछ बड़ा नहीं कर देगी? बिहार में हाँ, बिहार की बात नहीं, देखिए मैं दो चीज है, देखिए बीजेपी के पास अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी को अभी एक चेहरा है जिसपे वो डिपेंडेंट है। अगर वो हार जाते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई नीतीश कुमार पे, और नीतीश कुमार की पार्टी भी हार के बाद अलग थलग पड़ जाएगी। तो वो जो बाकी लोग हैं वो आपके पास, वो उनके पास ऑप्शन क्या रहेगा? तो बीजेपी के पास ही होगा, जो है वो जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑप्शन बीजेपी ही दे पाएगी, वो लालू के साथ जाएंगे नहीं। अब बीजेपी जिस तरह से नीतीश ने मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, महादलित पे काम किया, अब बीजेपी अगर उस कोर वोटर पे काम करते, हालांकि करती रही है। मुझे उत्तर प्रदेश के चुनाव का मैं आपको बता दूं, जब हुआ था 17 में जब विधानसभा, और तो बीजेपी ने इतना माइन्यूटली काम किया था नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट पे, जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है यादव के अलावा जो दूसरी हैं, इतना बारीकी से काम, वो 44% है यूपी में, और यादव 10-12% ही हैं, 13%। इतना जबरदस्त काम किया था उन पे कि वो वोट आ गया था बीजेपी के साथ, और इसीलिए इनको भारी जीत मिली थी वहाँ उत्तर प्रदेश में। पिछले चुनाव में वही वोट थोड़ा छिटका लोकसभा में, तो इनको नुकसान हो गया 30-35-40 सीट का। तो वो एक दिक्कत 35-36-40 सीट, हाँ 38-40, वो एक नुकसान हुआ। अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं बिहार की राजनीति की तस्वीर में, और बीजेपी उस वोट बैंक को कैटर कर ले जाती है, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है, तो फिर बीजेपी एक नेचुरल चॉइस होगी, उसमें कोई बट नहीं होगा। बिल्कुल। और आखिर में कोई प्रेडिक्शन करने का रिस्क लेना चाहेंगे? नहीं, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, लेकिन मैं जो मेरा असेसमेंट है, मैं आज भी तमाम लोगों से मैं आज भी मानता हूँ कि अभी तक की जो स्थिति है वहाँ पे नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन को एज है, अभी एज है, अभी तक जो लग रहा है, अभी तक जो है, अभी इलेक्शन अनाउंस होते हैं 1.5-2 महीने का वक्त है, तो वक्त अभी काफी है, लेकिन अभी लग रहा है, और राजनीति में चीजें बदलते देर नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। आप वहाँ देखिए बीजेपी में पन पे भ्रष्टाचार को लेकर आर के सिंह बोल रहे हैं, जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी रहे हैं, आपके 2 टाइम MP रहे, मिनिस्टर रहे, तो वो चीजें इसलिए राजनीति में कहना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता भी आखिरी वक्त तक इंतजार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल जी आपका, आपने इतने विस्तार से बिहार की राजनीति के अगर मगर को हमें समझाया, उसके समीकरण को समझाया, और खास तौर पर जिस तरह से खुलकर आपने जो सर वाला मुद्दा है उस पर जो चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है, और आपने बिना लाग लपेट के कहा कि वो संदेह के दायरे में अभी भी है, पहले भी थी, और चुनाव आयोग को जितने खुलकर उसका निदान करना चाहिए था, सवालों के जवाब देने चाहिए थे, वो नहीं दिए गए हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तब जाकर चीज़ें कुछ सुलझी हैं, वरना शायद जिस तरह की स्थिति बन रही थी बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। नमस्कार।